साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की प्रैक्टिस सेट 7 में। आज साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। ठीक, तो आइए साथियों प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? तो भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है साथियों? इसमें लौकिक संस्कृत, प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत की अपभ्रंश। तो भारतवर्ष की साथियों ये आदि भाषा जो है ये है वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत अपनी भारत की आदि भाषा है। अगला है, वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? तो इनमें से बताना है वर्ण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वर्ण में होता है सर स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोगवाह होते हैं। और इन्हीं सबको मिल के साथियों इनका एक संपूर्ण क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह मिलकर ये जो है अयोगवाह जो होते हैं साथियों ये अंग और आहा होते हैं। अंग और आहा होते हैं, इन्हें कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। तो इन सभी को मिला के एक हमारा कंप्लीटली जो है वर्णमाला बनता है। ठीक, और वर्णमाला में कुल जो है ये 52 होते हैं। अक्षरों की संख्या कितनी है? 52 हैं, जिसमें से 11 तो स्वर है, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है और 2 अयोगवाह है। अयोगवाह, अंग और आहा। और जो है साथियों 4 इसमें संयुक्त अक्षर हैं। कौन कौन है? 4 संयुक्त अक्षर हैं। ये है छ और कौन? त्रा, और एक है ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा, और एक है स्रा। ये जो है साथियों 4 संयुक्त अक्षर हैं। तो इतना जो मिला के पूरा कंप्लीटली जो है वर्णमाला बनता है। और वर्णमाला में प्रकार कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक, अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जो है वो अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके समरूप, उसके बराबर या उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, वो अपने आप में विशेष होता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें साथियों ये जो डोंगर है, इसमें डोंगर का मतलब क्या होता है? छोटे पर्वत। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें छोटे छोटे पर्वतों को जो है क्या कहते हैं? छोटे छोटे पर्वतों या पहाड़ों को, छोटे छोटे पर्वत या पहाड़ों को डोंगर कहा जाता है साथियों। तो ये जो है डोंगर किस प्रकार की संज्ञा है मित्रों? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है समारू, गजमारू और दलहा। जो है ये यहां पर बिंदी है दलहा, ये सभी जो कैसे हैं? व्यक्तिवाचक हैं। लेकिन ये डोंगर जो है साथियों, डोंगर का मतलब क्या? अगर इस डोंगर का अर्थ पता होगा तो ही आप इसका जो है लगा सकते हैं कि इसमें क्या है। तो डोंगर का मतलब छोटे छोटे पर्वत या पहाड़ छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। ठीक, तो ये कैसा है? जातिवाचक है। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से आपको पुल्लिंग बताना है, कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए एक एक करके वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ये जो बटेर है, बटेर, और एक है चील, चील, और एक है बत्तख, बत्तख। ये सभी साथियों स्त्रीलिंग में होते हैं। इसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, और जो है मुंडेर, नकेल, ये जो है ये दोनों भी स्त्रीलिंग में है। इसको चाहिए तो आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। वाक्य में प्रयोग करने से आपको आसानी से पता हो जाता है, या अच्छा अच्छे लगा के, जैसे नकेल कसी जाती है, तो ये कैसा है? जब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग का सही सही भेद आपको पता चल पाएगा। लेकिन ये अंधेर जो है साथियों ये कैसा है? ये जो है पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। ये शब्द जो गौ दिया गया है ये किस वचन में है साथियों? किस वचन में है? तो ये गौ जो है, गौ का ये तो दिया गया है एक वचन में साथियों, इसमें भी इसका सही हो जाएगा। लेकिन गौ का अगर बहुवचन आप बनाएंगे तो गौ का बहुवचन होगा गौएं, गौएं। गौ का बहुवचन क्या होगा? गौएं होगा। ठीक, तो इसमें ये जो है एक वचन में दिया गया है। और जो है इसमें सदा बहुवचन में जो होते हैं साथियों ये होता है आंसू।
क्या होता है? आंसू, प्राण, प्राण, और क्या? हस्ताक्षर, 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 ठीक। ये सभी जो है, और क्या है? एक दर्शन, दर्शन, ये जो है हमेशा ही हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, ठीक। अगला है मित्रों, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो साथियों, सर्वनाम में एक है इसका भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो है इसके अंतर्गत तीन आते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है उत्तम, और दूसरा होता है मध्यम। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य, ठीक। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का भेद तो एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष जो आते हैं, जैसे वे, हम और हम सब, ये, ठीक, इस प्रकार से है। और संबंधवाचक की पहचान है साथियों, इसमें जो सो आता है, जो सो, जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, या जो जो बोएगा सो काटेगा, इस प्रकार से, ठीक। और निजवाचक की पहचान है साथियों, इसमें स्वयं आता है, स्वयं, या स्वतः, या आप, ठीक। तो इसमें क्या होता है? ये निजवाचक की पहचान है, ठीक। अगला है मित्रों, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। इसमें एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो विशेषण क्या होते हैं साथियों? विशेषण जो किसी विशेष चीज की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होते हैं, ठीक। और विशेषण भी दो होते हैं, एक विधेय होता है, एक विशेष विशेषण होता है, ठीक। तो जो है इसमें विशेषण कौन सा अशुद्ध है? इसमें जो सुंदर लड़की तो सही है, सुंदर लड़का और सुंदर लड़के ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है सुंदरी जो है ये कोई विशेषण नहीं है। ये सुंदर से जो है, ये सुंदर जो है अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन ये सुंदरी जो है विशेषण नहीं है, अशुद्ध है इसमें। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला है, निम्नलिखित में वाक्य में क्रिया पहचानिए। इस वाक्य में क्रिया की पहचान करना है। तो वाक्य क्या है साथियों? मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। इस वाक्य में साथियों आपको क्रिया की पहचान करना है। तो क्रिया की पहचान क्या होती है साथियों? जैसे जो धातु होती है, धातु, धातु, धातु में आप ना लगा देंगे तो जो है, जैसे पढ़ एक धातु होता है, ठीक, पढ़ एक धातु होता है, और इसमें ना लगा देंगे आप तो ये क्या बन जाएगा? पढ़ना बन जाएगा। तो क्रिया की खास पहचान है साथियों, इसके पीछे ना जरूर आता है, ना ता है, ये सब जो आता है, यानी कि धातु में लग के जो बनता है, ना लग के, वो क्रिया बनता है, ठीक। तो क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? इसमें ना लगा होगा, ये धातु से मिलकर बना होता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है या किससे बनता है, तो ये धातु से बनती है। तो इसमें मेरी घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, तो इसमें क्रिया क्या है साथियों? बनाती हैं। मैंने कहा ना आपसे, ना पहचानिए, एक बन से जो है, जो ये बनाती है, इस ना को आप पकड़ेंगे तो क्रिया आप पहचान ले जाएंगे, ठीक। अगला है, वह चम्मच से चावल खाता है। चम्मच से में कौन सा कारक है? तो चम्मच से तो बहुत कुछ खाया जाता है, चावल ही नहीं, ठीक। तो चम्मच से चावल खाया जाता है, तो इसमें आपको अगर कारक का भेद पहचान इसकी याद है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये थोड़ी पहचान है। और सही सही तो जो ये वाक्य पढ़ने से ही पता चल जाता है क्या अर्थ दे रहा है, क्या भाव, उसके भाव के हिसाब से जो पूछा रहता है उस हिसाब से हम क्रिया कर्म या जो भी बताते हैं। तो वह चम्मच से, तो किस काम करने का साधन क्या है? से, चम्मच से, तो इसमें कौन सा कारक है साथियों? करण कारक है, ठीक। और संबंध कारक की पहचान होती साथियों, इसमें का क्या आता है? का, के, की, का, के, की, और रा, रे, और क्या आता है? री। ये सभी इसके जो है संबंध कारक के पहचान है। और अधिकरण कारक का पहचान है साथियों, इसमें जो है में और पर आता है। कौन सा परसर्ग आता है? में और पर आता है। और कर्ता कारक की पहचान है ने आता है, कर्ता ने, ठीक। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो इसमें कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है।
तो कर्मवाच्य जैसे भी आपको कोई वाक्य पहचानने को दिया जाए तो उसमें सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िए। तो पढ़ने से क्या होगा, उसमें जो भी पूछा रहेगा उसकी प्रधानता रहेगी। और उसकी प्रधानता कैसे पता चलेगा, उसमें थोड़ा सा अगर आपको कर्मवाच्य पूछा है तो अगर आप कर्म पहचानते हैं तो कर्म में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो वाक्य जो है थोड़ा बदल जाएगा। यानी कि उसके परिवर्तन से, अगर जिसके भी परिवर्तन से वाक्य में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है, तो उसी चीज की प्रधानता रहती है। ठीक, उसकी प्रधानता रहेगी तभी तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो इसमें कर्मवाच्य पूछा है, तो इसमें जो है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चूहे पे पड़ रहा है साथियों। किस पे पड़ रहा है, चूहे पे पड़ रहा है। तो इसमें कौन सा कर्मवाच्य किसमें होगा, ऑप्शन सी में, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें जो है कर्मवाच्य है। ठीक, अगला है मित्रों, वह काम नहीं करता। वह काम नहीं करता, बिल्कुल बेकार है, बस खाता बैठ के। तो इसमें आपको अव्यय पहचानना है। तो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय साथियों अविकारी होते हैं। अव्यय में जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह अव्यय की परिभाषा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है वह काम नहीं करता है, कौन सा ऐसा है कि सब कुछ बदल जाएगा लेकिन वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो नहीं शब्द है, ये जो नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके आगे कर्ता, कर्म, क्रिया कुछ बदल लीजिए लेकिन नहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द। तो इसमें कौन सा है साथियों, ये अग्र जो है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, आगे। अग्र का तद्भव क्या होगा, आगे होगा। और आग का तद्भव क्या होता है, अग्नि होता है। अग्नि, आग का तत्सम अग्नि। तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द, ऐसे याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आज का तत्सम क्या होगा, अद्य होगा। और आंख का होता है अच्छी। क्या होता है साथियों, आंख का तत्सम अच्छी होता है। ये तीनों जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। कैसे हैं, ये तत्सम शब्द हैं। ठीक, और अग्र का ये तद्भव है, तद्भव। अग्र का तद्भव क्या होता है, आगे होता है मित्रों। अगला है साथियों, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा है जो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो अपर्णा साथियों जो है ये पार्वती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का। और इसका एक पर्यायवाची है उमा, उमा। और क्या है, शिवा, शिवा। ये पार्वती जी जो है ये शिव जी की मेहरारू है ना, तो इनको जो है शिव से शिवा कहा जाता है। कुछ लड़कों का नाम भी शिवा होता है, तो जान लीजिए भैया आप जो है पार्वती जी हैं। ठीक, तो इसमें अपर्णा का पर्यायवाची क्या है, पार्वती है। ठीक, और औरत जो है, औरत का होता है दुहिता, दुहिता। ठीक, अगला है, अग्रज का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। इसमें से अग्रज का विलोम शब्द कौन है, तो इसमें विलोम शब्द हो चाहे समानार्थी हो या पर्यायवाची हो, जब इसका आपको अर्थ पता हो, या तो रटा रटाया हो, तो रटा रटाया हमेशा काम नहीं देता है, ज्यादातर समझा हुआ काम देता है। तो अगर आपको अग्रज का अर्थ पता है या अग्रज की जगह पे कुछ भी रहे, आपको अर्थ पता है, तो विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी कुछ भी आप बहुत इजीली लगा पाएंगे। ठीक, तो अग्रज का मतलब होता है, जा का मतलब क्या होता है, जन्म है। और अग्र का मतलब पहले, यानी कि पहले जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, बड़ा होता है वो घर का। अग्रज मतलब बड़ा भाई या पहले जन्मा हुआ। ठीक, तो इसका विलोम क्या होगा, अनुज होगा, जो बाद में जन्म लिया हो या बाद में। अग्रज माने बड़ा और अनुज मतलब छोटा। ठीक, और लघु का विलोम क्या होता है, लघु का विलोम होता है विस्तीर्ण, या जो है विस्तीर्ण। और छोटा का होता है, छोटा का क्या होगा, छोटा का होता बड़ा होता है। ठीक, और सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या होता है, सूक्ष्म का विस्तार इसका भी होगा, बड़ा होगा। ठीक, ये समझ लीजिए, ये लघु और छोटा, सूक्ष्म, ये दोनों समानार्थी हैं अपने आप में। ठीक, अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें से अतुल का पर्यायवाची समानार्थी कौन सा नहीं है, तो अतुल का मतलब क्या होता है साथियों, आतुल, मतलब जो तुलनीय ना हो, जिसकी जो है तुलना ना कर सके। तो इसमें अतुल का क्या होगा, अनोखा भी है और अनुपम भी है, जिसकी उपमा ना की जा सके।
और अपूर्व भी इसका होता है, किसका? अतुल का समानार्थी। लेकिन जो अनल है साथियों, ये आग का, तो ये आग का पर्यायवाची होता है, तो इसमें जो है ये अतुल का नहीं होगा। ये एलिमिनेशन प्रोसेस से आप इसको लगा सकते हैं। अगला है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक शब्दों अनेक पद के लिए एक शब्द क्या है? जिसे इंद्रिय से अनुभव ना किया जा सके, या इसको कह सकते हैं इंद्रियों से परे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय, यानी कि अति मतलब दूर, इंद्रियों से दूर। ठीक, और ये इंद्रजीत क्या होता है साथियों? जिसने इंद्र को जीत लिया हो, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, इंद्र को जीत लिया, उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। जीत लिया हो। ठीक, अगला है मित्रों अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे जो होते हैं इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इनका वाक्यों में प्रयोग होता है साथियों। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब सही क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ये कभी कभी मूर्ख बन जाना जो दिया, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब सीधे सीधे बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से एक का अर्थ पांव की आहट भी है। इनमें से जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक का अर्थ क्या है? पांव की आहट। पांव की आहट, तो इसको कुछ अलग मत समझिए। पांव मतलब जो आप चलते हैं, आपके पैर की आहट सुनाई जो पड़ती है, वही है ये पांव की आहट। तो पांव की आहट के लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? ये चाप होता है, जो इसका एक अर्थ होता है पांव की आहट। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आइए एक एक को अलग करते हैं। ये जो है कुतर्क में, इसमें कु और तर्क, इसका मूल शब्द क्या है? ये मूल शब्द है तर्क। मूल शब्द, उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है साथियों? कु उपसर्ग है। और कुठौर जो है, इसमें भी कु उपसर्ग है, और इसका मूल शब्द क्या है? ठौर। ठौर। अच्छा, ये जो मूल शब्द होते हैं साथियों, इनका कोई सार्थक अर्थ जरूर होता है। ठीक, तो ये ठौर का मतलब ठौर ठिकाना। और इसमें जो कुतरना दिया गया है, तो इसमें जो है आप लिखेंगे, ये है कुतर। कुतर। और इसमें जो है साथियों, इसमें जो ये कुतर जो है ये मूल शब्द है, और इसमें क्या लगा है? इसमें प्रत्यय लगा है। यही ध्यान देना है, इसमें प्रत्यय लगा है। और इसमें क्या पूछा है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यही जो कुतरना है, इसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उपसर्ग नहीं होगा। और कुढंग में, इसमें कौन सा? कु उपसर्ग कु होगा, और ढंग इसका जो है ये मूल शब्द होगा। ठीक, अगर ये मूल शब्द आप अलग करना जान गए, तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग में चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, कभी भी आपको कठिनाई नहीं होगी। ऐसे अलग करके आप जो है सही से इसको जान पाएंगे। अगला है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय साथियों मूल शब्द के पीछे लगता है, बाद में लगता है। तो बैठक को आप इसका जब अलग करेंगे तो ये होगा बैठ। इसका मूल शब्द क्या है? बैठ। और इसमें प्रत्यय क्या है? का। मूल शब्द क्या है? बैठ, मूल शब्द, और का इसमें क्या है? प्रत्यय। तो इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा, इसमें का प्रत्यय होगा। ठीक, अगला है मित्रों स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो पहले संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधियां साथियों, ये संधि जो है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर, स्वर, और दूसरी क्या है? व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन संधि। और एक है विसर्ग संधि। विसर्ग। तो ये संधि 3 प्रकार की हो गई। और इसके अंतर्गत जो स्वर संधि है साथियों, इसके जो है कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, अगला है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसमें समास कौन सा है? तो इस प्रत्यंग, प्रति, भर, हर, यथा, ये सब जो है साथियों,
ये अव्ययी भाव समास के पहचान है। ठीक, प्रत्यंग में इसका जब इसको आप अलग करेंगे तो प्रति प्लस अंग होगा, तो जिसमें प्रति, प्रति, भर, हर, और क्या, यथा और आ, ये सब जो है ये साथियों अव्ययी भाव समास के पहचान है। और तत्पुरुष में जो है इसमें कारक या परसर्ग आते हैं, इसमें कारक या परसर्ग आते हैं। और द्विगु समास जो है ये संख्यावाची समास होता है, संख्या या गिनतीवाचक। इसमें जो गा लास्ट में दिया गया है द्विगु में, इसी गा से आप जो है थोड़ा सा लिंक करके याद करिए कि जो है गिनती वाला समास है। ठीक, अगला है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर साथियों वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, जो विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, ये सभी जो हैं यही जो है वाक्य के भेद हैं। तो कितने भेद हैं इसके, 8 भेद हैं। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो पहला क्या है, उसका शिमला जाना है, दूसरा है उसने शिमला जाना है, और तीसरा क्या है, उससे शिमला जाना है, और आखिरी है उसे शिमला जाना है। तो इसमें शुद्ध क्या होगा साथियों, उसे शिमला जाना है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें अधीन की शुद्ध वर्तनी आपको चेक करना है, बताना है। तो इसमें जो अधीन और अधीन मतलब बड़ा आ और छोटा आ ही इसमें आपको क्लियर करना है कि कौन सा रहेगा। तो ये जो अधीन होता है, क्या होता है, अधीन, ये बिल्कुल सही होता है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, छोटा आ रहता है। ठीक, अनार वाला। अगला है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। तो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इसमें किस विराम चिन्ह की त्रुटि आपको लग रही है। इसमें आनंद घर आया, तो इसमें जो है अल्प विराम की त्रुटि लग रही है। तो इसमें कौन सा रहेगा, अल्प विराम रहेगा। और अल्प विराम जो है ऐसे होता है। ठीक, और अर्ध विराम होता है एक बिंदी और ये, और उप विराम जो होता है, ये विसर्ग जो होता है, इसी को उप विराम कहा जाता है। ठीक, और प्रश्नवाचक तो जो है ऐसे ही होता है। अगला है साथियों रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद जो है ये किस आचार्य का मत है, किस आचार्य का मत है ये रस निष्पत्ति। तो ये भट्ट नायक का है, ये अधट्टा है। और ठीक, ये रस निष्पत्ति जो है, रस निष्पत्ति की भुक्तिवाद, ये भट्ट नायक, आचार्य भट्ट नायक का निष्पत्ति है। अगला है द्रुत विलासम वित्त, क्या है, द्रुत विलासम वित्त में गणों का क्रम क्या होगा। ये द्रुत विलासम वित्त गणों का क्रम क्या होगा इसमें। तो ये जो है यूपीएसआई का क्वेश्चन है साथियों, ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, ये अभी आया हुआ है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा। तो द्रुत विलासम वित्त में गणों का क्रम क्या है, ये है नगड़, भगड़, भगड़ और रगड़, यानी कि नगड़ 2 बार भगड़ और 1 बार रगड़। ठीक, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है मित्रों निम्नलिखित में कौन सा अलंकार भेद नहीं है। इनमें से अलंकार का भेद कौन सा नहीं है। तो अगर आपको अलंकार का भेद पता है कौन कौन सा है तो इसको आप सही कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन सा है, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ये छंदालंकार जो है साथियों ये कोई अलंकार नहीं होता, यानी कि ये अलंकार का भेद नहीं है। ठीक, अगला है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो साथियों किसने लिखा था, इसको चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था, ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। और ये किस काल में लिखा गया था साथियों, ये आदि काल में लिखा गया था। और ये जो चारों काल दिए गए हैं मित्रों, ये कालों का नाम पूछा जाता है बहुत। तो आदि काल को क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है किसको, आदि काल को। और भक्ति काल को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, और रीति काल को उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल।
रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। गद्य काल, तो ये चारों कालों को आप ध्यान से याद कर लीजिए। इसकी रचना तो पूछी ही जाती है, लेकिन साथ साथ इसके नाम भी बहुत जरूरी है, ये बार बार ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो ठीक है मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही थे, समाप्त हुए जो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।